नमस्कार। चित्तौड़दर्शन में आज समाचारों में पुनः आप सभी का स्वागत है। नजर डालते हैं आज के समाचारों की ओर। हिंदुओं के लिए 23 मई का दिन महत्वपूर्ण है। 23 मई को बुद्ध पूर्णिमा है और इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। लेकिन यह दिन वन्य जीवों के लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि 23 मई रात्रि को पूर्णिमा की धवल चांदनी में वन्य जीवों की गणना होगी। प्रति वर्ष यह वन्य जीव गणना की जाती है ताकि यह पता लगाया जा सके कि कौन से जो अभयारण्य है वहां कौन कौन से जानवर हैं और निवास कर रहे हैं, ताकि उसी हिसाब से खाका तैयार होता है, बजट तैयार हो जाता है। लेकिन गत वर्ष इन दिनों में बारिश होने की वजह से वन्य जीवों की गणना नहीं हो पाई और उससे पहले कोरोना के कारण यह गणना नहीं हो पाई। यह जो गणना होगी, हालांकि वन्य कार्मिक करेंगे, लेकिन इसके लिए जो कई वन्य प्रेमी हैं उन्होंने भी अपना पंजीकरण करवाया है और वह भी ये देख सकेंगे कि किस तरह यह गणना हो सकती है। इसके लिए चित्तौड़गढ़ में सीता माता एवं बस्सी अभयारण्य में यह वन्य जीव गणना होगी, जहां की कई तरह की तैयारियां की गई है, मचान बनाए गए हैं। देखते हैं वन्य जीव को लेकर किस तरह की तैयारियां हैं। चांद की रोशनी में 23 मई को जंगल में होंगे वन्य जीवों के दीदार, क्योंकि 23 मई को होगी जंगली जानवरों की गणना। बुद्ध पूर्णिमा पर चांद की दुधिया रोशनी में जंगलों में रात भर वन्य जीवों के दीदार होंगे। ऊंचे ऊंचे पेड़ों पर पत्तों से ढके मचान पर बैठे वन कर्मी जंगली जानवरों की गणना करेंगे। यहाँ चांद की रोशनी में वन्य जीवों को उछल कूद और अटखेलियों के साथ वाटर हॉल के आसपास उनको विचरण करते हुए देखा जा सकेगा। जगह जगह लगे कैमरा ट्रैप पैंथर, भालू, सियार, लोमड़ी सहित कई जानवरों की तस्वीर कैद करेगा। दरअसल वन्य विभाग की ओर से चित्तौड़गढ़ जिले के सीता माता एवं बस्सी वन्य जीव अभयारण्य एवं जंगलों में 23 मई से वन्य जीव की गणना शुरू की जाएगी, जो कि 24 मई को सवेरे 8 बजे तक जारी रहेगी। इसके लिए वन कर्मियों के साथ ही वन सुरक्षा समितियों के सदस्यों का सहयोग लिया जाएगा। सभी वाटर हॉल के पास कैमरा ट्रैप लगाए गए हैं। माना जाता है कि 24 घंटे के दौरान कम से कम एक बार पानी पीने के लिए वन्य जीव वाटर हॉल पर अवश्य आते हैं। ऐसे में पेड़ों पर बैठे मचान पर बैठे वन कर्मी इनकी संख्या नोट कर सकेंगे, साथ ही कैमरा ट्रैप जानवरों की तस्वीर भी कैद कर सकेंगे, जिससे रिकॉर्ड संग्रहण में मदद मिलेगी। यह गणना काफ़ी अधिक रोमांचित करने वाली होती है। 23 मई को वैशाख पूर्णिमा पर भी है और इस अवसर पर जहाँ मंदिरों में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, वहीं इन अभयारण्य में वन्य जीवों की गणना की जाएगी। यह गणना वाटर हॉल पद्धति के माध्यम से की जाएगी। प्रत्येक पॉइंट पर 2 कर्मचारी तैनात रहेंगे। हालांकि इसमें वन सुरक्षा समिति के सदस्यों का सहयोग भी लिया जाएगा। वन्य जीवों की गणना से पहले वन विभाग द्वारा काफ़ी सावधानी बरती जाती है। जान का जोखिम तो रहता ही है, इसलिए ऊंचाई वाले स्थानों पर मचान बनाया जाता है। हर जंगल की भौगोलिक स्थिति अलग अलग होती है। कई जगह ऐसी भी है जहाँ ऊंचे या पेड़ टीले नहीं हैं। ऐसे में वाटर पॉइंट के आसपास ऐसी जगहों का चयन किया जाता है जहाँ से वन्य जीवों पर नज़र रख सकें, लेकिन उसकी नज़र में हम नहीं आ सकें। जंगल में वाटर पॉइंट बनाने के दौरान हवा के रुख का भी ध्यान रखा जाता है। चाहे मचान हो या वाटर पॉइंट, दोनों को ही हवा की दिशा के विपरीत बनाया जाता है, क्योंकि वन्य जीवों में सूंघने की शक्ति अधिक होती है। ऐसे में हवा के साथ मानव गंध फैलती है, जिससे उन्हें अपने आसपास इंसान की उपस्थिति का एहसास हो जाता है। इस दौरान चित्तौड़गढ़ जिले के बड़ी सादड़ी क्षेत्र में स्थित सीता माता वन्य अभयारण्य में भी वनों की गिनती की जाएगी। गत दिनों जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, तो इस सीता माता अभयारण्य का नाम भी काफ़ी अधिक चर्चा में आया था, जो कि राजस्थान के प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ जिले में
स्थित है। कहा जाता है कि रामायण काल के दौरान जब प्रभु श्री राम ने सीता माता को वनवास दिया तो माता सीता ने अपने वनवास के दिनों में इसी जंगल पर आकर वह रुकी थी। स्थानीय लोगों की मान्यता है कि वनवास के दौरान माता सीता ने इस जंगल में ऋषि वाल्मीकि आश्रम में कुछ दिन बिताए। लव कुश का जन्म भी सीता माता अभयारण्य में होना बताया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि सीता माता अभयारण्य में एक स्थान ऐसा भी है जहां लगभग 1.5 किलोमीटर तक पहाड़ 2 भागों में फटा हुआ है। मान्यता यह भी है कि माता सीता यहीं धरती की गोद में समाई थी। इस सीता माता अभयारण्य में कई झरने एवं पानी के कुंड भी हैं। यहाँ आने वाले लोग अपनी भीषण गर्मी में यहाँ राहत भी पाते हैं। एवं सीता माता सेंचुरी 12 बीघा में फैला एक बरगद का पेड़ आज भी मौजूद है। विशेष रूप से यहाँ उड़न गैलरी भी पाई जाती है। कहा जाता है कि लवकुश बचपन में इसी अभयारण्य में खेला करते थे, जिसको लेकर यहाँ कई पुराने शिलालेख लगे हुए हैं जिस पर त्रेता युग की बातों का उल्लेख किया गया है। सीता माता अभयारण्य में कई वृक्षों, लताओं और झाड़ियों की बेशुमार प्रजातियां हैं एवं कई तरह के वन्य जीव भी हैं, जिसकी जनगणना 23 मई रात्रि को की जाएगी। इसी तरह चित्तौड़गढ़ से कुछ ही दूरी पर स्थित बस्सी वन्य जीव अभयारण्य में भी जहाँ की कई जीव जंतु है उनकी गणना भी की जाएगी एवं बस्सी अभयारण्य भी कई लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है और अब ये पर्यटन स्थल के रूप में विकसित होने लगा है, जहाँ की आने वाले लोगों को बोटिंग भी कराई जाती है। इस गणना में शामिल होने वाले वन्य विभाग के कर्मचारियों ने बताया कि 2 वर्षों बाद यह गणना हो रही है। गत वर्ष बुद्ध पूर्णिमा के दिन ही समय बारिश हो जाने की वजह से गणना नहीं हो पाई थी और उससे पहले कोरोना के कारण बारिश नहीं हो पाई थी। इन दोनों स्थानों पर बड़ी संख्या में प्राकृतिक वाटर कुंड है, जबकि कुछ कुंड में पानी वन्य विभाग की ओर से भरा जाता है और इसी कुंड पर जब वन्य जीव पानी पीने के लिए आएंगे तो आसपास मचान पर बैठे वन्य कर्मी इन वन्य जीवों की गणना करेंगे और यहाँ लगाए गए कैमरा ट्रैप में ये सभी वन्य जीव कैद हो पाएंगे। न केवल चित्तौड़गढ़ जिले में बल्कि पूरे प्रदेश में एक साथ 23 मई रात्रि को वन्य जीवों की गणना शुरू होगी। चित्तौड़गढ़ जिले में इन दोनों स्थानों पर 177 वाटर होल हैं और यहीं पर जानवर अपनी प्यास बुझाने के लिए आते हैं। बस्सी सेंचुरी कुल 138 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। बरसात के दिनों में इसकी खूबसूरती और अधिक निखर जाती है। बस्सी सेंचुरी को 1998 में भारत सरकार ने वन्य जीव अभयारण्य घोषित किया था, तब से यह जनता के लिए खोल दिया गया। वन्य जीवों की गणना को लेकर उप वन संरक्षक सोनल ने चित्तौड़ दर्शन से बातचीत करते हुए बताया कि इसकी सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई है और यह 23 मई रात्रि को प्रारंभ होगी, जो कि 24 मई सवेरे 8 बजे तक चलेगी एवं इन दिनों अधिकांश जो प्राकृतिक एवं अन्य वाटर हॉल हैं वह भरे हुए हैं। इस कारण यहाँ पानी पीने के लिए जानवर अवश्य आएंगे। वन्य जीव गणना को लेकर वन्य जीव विभाग चित्तौड़गढ़ की उप वन संरक्षक सोनल जोरिहार ने बताया कि वन्य जीवों की गणना से पहले वन विभाग द्वारा काफ़ी सावधानियां बरती जाती है, क्योंकि जान का भी जोखिम इस दौरान रहता है। उन्होंने बताया कि गणना के दौरान जंगल में जाने से पहले वन कर्मियों एवं वॉलंटियर को भोजन एवं कपड़ों का खास ख्याल रखा जाता है। भोजन में अचार, नॉन वेज जैसी सुगंधित सामग्री ले जाने की स्पष्ट रूप से मनाही होती है। देखते हैं सोनल का इस बारे में क्या कहना है। हमारे दोनों सेंचुरीज में सीता माता और बस्सी सेंचुरी में वाटर होल्स जितने भी हैं चिन्हित जहाँ पे वन्यजीव गणना की जाएगी, वहाँ पे ये सुनिश्चित किया गया कि वहाँ पे वाटर पूरी तरह से भरा हुआ है और जहाँ जहाँ पे स्टाफ बैठेंगे वहाँ पे मचान वगैरह बनाने की तैयारी हो गई है। संपूर्ण उनके खाने पीने
की जो भी व्यवस्था होगी वो पूर्ण कर ली गई है। और स्टाफ सुबह 23 तारीख से, जो कि पूर्णिमा का दिन होगा, तो सुबह 8 बजे से लेके अगले दिन 8 बजे तक बैठेंगे। और जो भी इसमें वन्यजीव प्रेमी वगैरह हैं उनका भी रजिस्ट्रेशन पूर्ण कर लिया गया है। जो वहाँ पे इंटरेस्टेड है वो जाके और साथ में वन्यजीव गणना। बीच में कुछ गैप भी आ गया तो कितने साल बाद ये ऑफिस हो रही है? बीच में 2 साल पहले बारिश हो गई थी और कोरोना की वजह से वन्यजीव गणना नहीं हुई थी, तो इस बार काफ़ी एक्साइटमेंट है। 2 साल के बाद ये गणना वापस से होगी, तो होपफुली इस बार गणना अच्छी हो और उसका रिजल्ट भी अच्छा है। सरकार ने हाल ही में प्याज के निर्यात की छूट दे दी, जिसके कारण कई बड़े शहरों में प्याज के भाव आसमान को छूने लगे हैं एवं 30-35 रुपए किलो तक पहुंच गए हैं। लेकिन चित्तौड़गढ़ के लिए अच्छी बात है कि प्याज के दाम में अभी तक कोई अधिक बढ़ोतरी नहीं हुई है, जिस कारण गृहिणियां भी खुश है एवं होटल वाले सलाद में प्याज भी दे रहे हैं। लेकिन आने वाले दिनों में प्याज के भाव बढ़ने की संभावना को देखते हुए कई व्यापारियों ने इसका स्टॉक करना शुरू कर दिया है। मैं तो खबर के हिसाब से कर रहा हूं। विदेशों में प्याज के निर्यात पर रोक हटने के बाद इसके भाव में कई स्थानों पर उछाल आने लगा है। एक सप्ताह में ही राजस्थान की कई मंडियों में प्याज के खुदरा भाव में 5 से 7 रुपए प्रति किलो की तेजी आ गई है। हालांकि राहत की बात यह है कि चित्तौड़गढ़ में प्याज के भाव पर इसका हाल फिलहाल कोई असर नहीं पड़ा है एवं थोक में प्याज का भाव 18 से 20 रुपये एवं रिटेल में 25 से 26 रुपये किलो मिल रहा है। लेकिन व्यापारियों की इसकी जानकारी मिलने की वजह से उन्होंने इसका स्टॉक जमा करना शुरू कर दिया है। प्याज के थोक व्यापारियों का कहना है कि पिछले साल दिसंबर में जब प्याज की कीमत 70 से 80 रुपये पहुँच गई थी, तब केंद्र सरकार ने प्याज के निर्यात पर रोक लगा दी थी और अब एक सप्ताह पहले इस निर्यात पर रोक हटा चुकी है, जिसके कारण भाव में अचानक तेजी आ गई है। प्याज के बिना जहां कई सब्जियां नहीं बन पाती है, वहीं सलाद में भी विशेष रूप से प्याज परोसा जाता है। लेकिन राहत की बात यह है कि इस प्याज ने अभी तक घर का बजट नहीं बिगाड़ा है, क्योंकि यह सब्जी बनाने में काफ़ी अधिक काम आता है। लेकिन व्यापारियों को लगता है कि जिस तरह राजस्थान के कई स्थानों पर प्याज के भाव बढ़ गए हैं, उसको देखते हुए चित्तौड़गढ़ में भी आने वाले दिनों में प्याज के भाव में बढ़ोतरी हो सकती है। लेकिन हाल फिलहाल तो व्यापारी एवं आम लोग एवं विशेष तौर पर गृहिणियां राहत महसूस कर रही है। आगामी दिनों में प्याज की आवक बढ़ने पर भाव में कमी भी आ सकती है, ऐसा भी कई व्यापारियों का मानना है। पूरे वर्ष में 3 मौसम आते हैं, गर्मी, बारिश और सर्दी। जब सर्दी आती है तो कई लोग कहते हैं कि सर्दी नहीं आनी चाहिए, क्योंकि सवेरे नींद नहीं खुल पाती है और दिन भर ऊनी वस्त्र पहनने पड़ते हैं। जब गर्मी आती है तो लोग कहते हैं गर्मी नहीं आनी चाहिए, इस मौसम में तो हाल खराब हो जाता है। जब बारिश आती है तो लोग कहते हैं बारिश तो आनी चाहिए, क्योंकि यह बहुत आवश्यक भी है, लेकिन तेज बारिश नहीं आनी चाहिए, क्योंकि कई बार बाढ़ के हालात पैदा हो जाते हैं और कई लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन हाल फिलहाल तो गर्मी का हाल यह है कि इस कारण सड़कों पर सन्नाटा है, गली मोहल्लों में अघोषित कर्फ्यू जैसे हालात है। बड़ी बड़ी दुकानों पर इन दिनों जो व्यापारी है वह दिन में आराम कर रहे हैं, लेकिन वहीं दूसरी ओर ऐसी कई छोटी दुकानें हैं जहां की इन दिनों गन्ने की चरखियां, लस्सी, दूध, आइसक्रीम, इस कारण जो है वहां ग्राहकी बढ़ी हुई है, ग्राहक देखे जा रहे हैं और लोग आवश्यक काम से ही बाहर इन दिनों निकल पा रहे हैं। नगर में जारी भीषण गर्मी के बीच दिन के समय लोग न तो घरों से बाहर निकल रहे हैं और न ही खरीदारी के लिए बाजार में आ रहे हैं, जिसके कारण बाजारों में सन्नाटा है। और हालत ये है कि जिन तक बाजारों में दुपहिया वाहन भी मुश्किल से निकल पाते थे, वहाँ आराम से दुपहिया वाहन इन दिनों निकल रहे हैं एवं लोग आवश्यक कार्यों से ही बाहर निकल पा रहे हैं। एवं इस गर्मी के मौसम में कचौरी, समोसे एवं चाय की बिक्री कम हो गई है, जबकि दही बड़े, लस्सी, छाछ, दूध आदि की बिक्री में काफ़ी अधिक तेजी आ गई है। लोग इन दिनों कचौरी, समोसे के स्थान पर दही बड़े खाना अधिक पसंद कर रहे हैं।
क्योंकि यह ठंडक भी पहुंचाने का काम करते हैं। कई व्यापारियों ने बताया कि इस गर्मी में गत 2-3 महीने की बात करें तो प्याज, समोसे, आलू बड़े एवं अन्य की बिक्री काफ़ी कम हो गई है, जबकि दही बड़े की बिक्री काफ़ी अधिक बढ़ गई है। यहाँ तक कि आम लोग भी अब दही बड़े, लस्सी आदि की मांग कर रहे हैं। भीषण गर्मी के कारण इन दिनों कई दुकानदार भी जहाँ पहले 8 बजे तक दुकान बंद कर देते थे, वह दुकानें अब 9-10 बजे तक खुली हुई देखी जाने लगी है। जगह जगह लगे वाटर कूलर पर राहगीर यात्री अपनी प्यास बुझाते हुए इस भीषण गर्मी में देखे जा रहे हैं और यह पानी उनके लिए वरदान साबित हो रहा है। कई संस्थाओं द्वारा भी इस दिशा में सकारात्मक पहल की गई है और कई स्थानों पर वाटर कूलर लगाए जाने के साथ ही ठंडे पानी के कैन भी जहां तहां रख दिए गए हैं। लेकिन भीषण गर्मी की हालत यह है कि यह कैन कुछ घंटे में ही समाप्त हो रहे हैं एवं जो वाटर कूलर गत कई दिनों से बंद पड़े हुए उसे चालू कर दिया गया है। इस भीषण गर्मी में अचानक दूध की मांग भी बढ़ गई है, क्योंकि दूध से लस्सी एवं छाछ तैयार होती है। इस कारण इसकी बिक्री जहाँ बढ़ गई है, वहीं लोग इसकी काफ़ी डिमांड कर रहे हैं। कई लोग इन दिनों अपने फ्रिज में लस्सी बनाकर तैयार रख रहे हैं। न केवल इस गर्मी में आम लोगों को बल्कि जानवरों को भी काफ़ी अधिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दुर्ग पर जहाँ की बड़ी संख्या में वानर सेना है, वह भी इन दिनों भीषण गर्मी से काफ़ी अधिक परेशान है और वह भी इन दिनों ककड़ी का सेवन करते हुए देखे जा सकते हैं, जो कि इन दिनों अपेक्षाकृत सस्ती भी है। इस भीषण गर्मी में साय होते ही बच्चे एवं बड़े विभिन्न उद्यानों में पहुंच रहे हैं। हालांकि हालत यह है कि साय 7 बजे तक भी गर्म हवाओं की चुभन लोगों को राहत नहीं पहुंचा पा रही है। इस कारण कई बच्चे एवं बड़े 7 बजे बाद ही इन उद्यानों में राहत पाने के लिए पहुंच रहे हैं, जबकि सवेरे 8 बजे से ही तेज गर्मी का असर शुरू हो जाता है एवं धूप निकलने की वजह से बच्चे एवं बड़े सवेरे के समय पार्क नहीं जा पा रहे हैं। चित्तौड़गढ़ नगर में गत कुछ दिनों से भीषण गर्मी के बीच हालत यह है कि जहां एक और पानी की कई केनें इन दिनों लोगों की प्यास बुझा रही है, वहीं 10 लोगों में से 8 लोग ऐसे हैं जो कि अपने मुंह पर नकाब पहनकर निकल रहे हैं। वहीं गर्मी के दिनों में आम के फलों की बिक्री भी काफ़ी अधिक तेज हो गई है। फलों का राजा बादाम का भाव भी अब 80 से लेकर 100 रुपये किलो तक पहुंच गया है। वहीं बड़ी संख्या में हापुस, केसर, लंगड़ा, तोतापुरी अन्य आम की वैरायटी भी आने लगी है। आम का जूस भी इन दिनों कई स्थानों पर बिक्री के लिए देखा जा सकता है। जगह जगह आम जूस को लेकर इसकी मांग होने लगी है, जो कि बाजार में 10 से 20 रुपये प्रति गिलास के अनुसार उपलब्ध है। और साय होते ही कई लोग विभिन्न स्थानों पर खान पान की दुकानों पर पहुंचने लगे हैं। कुल मिलाकर गर्मी से लोगों को हाल फिलहाल कुछ दिनों तक राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। कुछ और समाचार, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि किस तरह एक श्वान को प्यास लगी और प्यास के लिए जैसे ही उसने एक बर्तन में मुंह डाला और उसके बाद श्वान की हालत क्या होगी दिखाएंगे आपको एक ब्रेक के बाद। इस भीषण गर्मी में न केवल आम आदमी, राहगीर, यात्री बल्कि जानवरों को भी काफ़ी अधिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है एवं वह भी गर्मी के कारण काफ़ी अधिक परेशान है। चित्तौड़गढ़ के समीप माताजी की पांडोली में एक ऐसा ही नज़ारा बुधवार को उस समय देखने को मिला, जबकि एक श्वान पानी के एक बर्तन में जब पानी पीने के लिए गया तो वह उस बर्तन उसके मुंह में फंस गया। इस पर कई लोगों ने जब यह बर्तन उसके मुंह से निकालने की कोशिश की तो उसकी तेज आवाज़ सुनकर पास में कोई भी जाने की हिम्मत नहीं कर सका एवं बाद में यह श्वान इधर उधर भागता हुआ दिखाई दिया।
कई हमारे लोगों गांव ने माताजी इस की पांडुली श्वान में के मुंह से यह एक बर्तन कुत्ते निकालने के के लिए कुछ विभागों से सिर भी के संपर्क अंदर किया, लेकिन इसके बावजूद कोई भी प्लास्टिक का विभाग का कर्मचारी डिब्बा फंस गया है इस और श्वान वो के मुंह से यह बर्तन हम निकालने उसको के लिए पकड़ने की नहीं कोशिश पहुंच करें सका डिब्बा निकालने की, एवं पर वो पास में यह नहीं आता है। श्वान कृपया बाद में इधर रेस्क्यू उधर करने भागता वाले हुआ से लोगों की कोई नंबर हो नजरों तो से बताएं। ओझल हो गया। 2 डिब्बे एवं बाद फंसे हुए में हैं, इसके उसके मुंह से यह बर्तन निकाला सिर में। जा सका या नहीं यह जानकारी यह तो नहीं भूखा है, प्यासा है लेकिन और इस पास तरह में की भी नहीं आ रहा समस्या है। भी इन दिनों जानवरों को अपनी प्यास बुझाने के लिए करनी पड़ रही है, अगर रेस्क्यू जैसे वाले कि के बुधवार नंबर को हो तो तुरंत चित्तौड़गढ़ कॉल के करें। समीप माताजी की पांडोली में देखने को मिली। सभी चिकित्सालयों में बायोमेडिकल वेस्ट के लिए एक डंपिंग यार्ड बनाया जाता है और अलग अलग स्थान बनाया जाता है जहां की इस तरह का मेडिकल वेस्ट रखा जाता है, फेंका जाता है और बाद में इसका निस्तारण किया जाता है। लेकिन जिला मुख्यालय श्री सांवलिया चिकित्सालय की और देखा जाए तो यहाँ डंपिंग यार्ड के बाद आए दिन यह मेडिकल वेस्ट देखा जा सकता है, जिसके कारण कई तरह का प्रदूषण होने का भी खतरा बना रहता है। यह नज़ारा किसी गली मोहल्ले का नहीं है और न ही किसी ग्रामीण क्षेत्र का है और न ही किसी ग्रामीण क्षेत्र में स्थित प्राथमिक चिकित्सा स्वास्थ्य केंद्र का है, बल्कि यह नज़ारा है जिले के सबसे बड़े चिकित्सालय चित्तौड़गढ़ में स्थित श्री सांवलिया चिकित्सालय का, जहां की बायोमेडिकल वेस्ट के डंपिंग स्टेशन के बाहर का यह नज़ारा है। कहने को तो इस कचरा संग्रहण का लिए एक बड़ा दरवाज़ा भी लगा रखा है, लेकिन आए दिन इस दरवाजे के बाहर इसी तरह मेडिकल वेस्ट जहां तहां बिखरा हुआ देखा जा सकता है और उस समय हंसी आती है जब बाहर दिखाई देता है स्वच्छ भारत मिशन। क्या यह है भारत का स्वच्छ मिशन, जिसको लेकर सरकार कई तरह के दावे करती है एवं काफ़ी अधिक राशि भी इस दिशा में खर्च कर रही है और इसके पास में ही बायोमेडिकल वेस्ट संग्रहालय कक्ष भी है, जहां की अलग अलग मटेरियल के लिए कमरे बने हुए हैं। लेकिन इसके बावजूद कर्मचारियों द्वारा कचरा ही नहीं बल्कि वेस्ट मेडिकल जिसमें इंजेक्शन, सिरिंज एवं अन्य सामान है वह भी जहाँ तहाँ फेंक दिया जाता है और बाद में कई जानवर भी इसे खाते रहते हैं। जब चित्तौड़गढ़ के जिला मुख्यालय श्री सांवलिया चिकित्सालय का ही यह हाल है तो जिले में अन्य चिकित्सालयों की क्या स्थिति होगी उसका आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। आखिरकार हम किस दिशा में जा रहे हैं और आखिरकार इस ओर कोई ध्यान क्यों नहीं दे पा रहा है। जिला प्रशासन कई बार इस चिकित्सालय का निरीक्षण तो करता है, लेकिन क्या इस डंपिंग यार्ड की और उसकी नज़र नहीं गई या नज़र जाने के बावजूद अधिकारी इस ओर मुंह मोड़ लेते हैं। यही कारण है कि गत कई समय से इसी तरह की स्थिति इस बायोमेडिकल वेस्ट डंपिंग स्टेशन के बाहर देखने को मिलती है और ये कमरे केवल शोभा वर्ल्ड क्लास सेफ्टी, वर्ल्ड क्लास वाटर हाइजीन, वर्ल्ड क्लास राइड्स तैयार हैं। हमें बस आपका इंतजार है। शंकुज वाटर पार्क एंड रिसोर्ट। 6, 5, 4, 3, 2, डर जब मस्ती में भीग जाए, हर दिल खुश हो जाए। शंकुज वाटर पार्क, हर दिल खुश हो जाए। अच्छी वाली लेना, बिल्कुल भी ब्लर मत करना। पकड़ो पकड़ो पकड़ो, परफेक्ट। उम्र जब मस्ती में भीग जाए, हर दिल खुश हो जाए। शंकुज वाटर पार्क, हर दिल खुश हो जाए। पापा, अगर मैं फर्स्ट आया तो संडे स्टडीज बंद। और अगर मैं फर्स्ट आया तो तेरी आइसक्रीम की जिद बंद। और अगर मैं फर्स्ट आई तो करेले की सब्जी चालू।
यस। करेले की सब्जी। चित्तौड़गढ़ के मध्य से गुजरने वाली गंभीरी नदी, जिसे चित्तौड़गढ़ की गंगा नदी भी कहा जाता है, लेकिन गंगा नदी का इन दिनों क्या हाल है आप स्वयं ही देख सकते हैं। एक और जहां यह प्रदूषण का शिकार हो रही है, वहीं दूसरी और पानी में तैरने वाला एक पौधा जिसे जलकुंभी कहा जाता है, जो कि मूलतः अमेजन का है, वह इस गंभीरी नदी में लगातार फैलता जा रहा है। भारत में इसे बंगाल का आंतक भी कहा जाता है। यह पौधा रुके हुए जल में सर्वाधिक वृद्धि करता है, जो जल से ऑक्सीजन खींच लेता है, जिसके परिणाम स्वरूप मछलियां मर जाती है एवं बहुत तेजी से फैलने वाला यह खरपतवार है। यह जैव विविधता ह्रास का भी एक कारण है, जो अनेक जलीय प्रजातियों को अपनी उपस्थिति के कारण नष्ट कर देता है और अब तक न जाने कितने ही प्रजातियों एवं मछलियों को यह जलकुंभी नष्ट कर चुकी है। कई देशों में हालांकि जलकुंभी को दवा के रूप में उपयोग किया जाता है, लेकिन चित्तौड़गढ़ के मध्य से गुजरने वाली गंभीरी नदी में हाल फिलहाल तो यह जलकुंभी जिस तेजी के साथ बढ़ रही है, उसको देखकर अंदाजा लगा सकता है कि अब तक कितनी मछलियां इसके काल में समा चुकी होगी। चित्तौड़गढ़ जिले में गत कुछ समय से पुलिस द्वारा नारकोटिक्स पदार्थों की तस्करी में लिप्त तस्करों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है। इसी कार्रवाई के तहत जिला विशेष टीम एवं निकुंम थाना पुलिस द्वारा निकुंम क्षेत्र में धरपकड़ अभियान के तहत 494 किलो 700 ग्राम अवैध डोडा चूरा एवं एक स्कॉर्पियो कार जब्त कर ली, जिसमें यह डोडा चूरा ले जाया जा रहा था। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिलने पर नाकाबंदी की गई, लेकिन इस दौरान इसमें सवार 2 तस्कर अंधेरा का फायदा उठाते हुए भागने में सफल रहे, जिसके बाद पुलिस द्वारा कार की तलाशी ली गई और उसमें यह अवैध डोडा चूरा और कार जब्त कर ली। अब पुलिस कार के नंबर, चेसिस नंबर, इंजन नंबर आदि के आधार पर कार मालिक का पता लगा रही है। हालांकि इस संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि यह कार कहीं से चुराई गई हो या इसके नंबर, चेसिस नंबर फर्जी हो, लेकिन गत कुछ दिनों से चित्तौड़गढ़ जिले में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ पुलिस द्वारा सफलतापूर्वक कई तरह की कार्रवाई को अंजाम दिया जा चुका है और लगातार दिया जा रहा है। जिला पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी के अनुसार यह कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। यहाँ यह महत्वपूर्ण है कि गत दिनों ही डोडा अफीम की तौल का कार्य पूर्ण हुआ और उसके बाद कई काश्तकारों ने डोडा चूरा अपने यहाँ छिपा कर रखा है, जिसे अब तस्करों को बेचा जा रहा है। इसी तरह एक अन्य कार्रवाई के तहत जिले के मंगलवार थाना पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 1 किलो 150 ग्राम MDMA जब्त कर एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया, जो कि हरियाणा का बताया जाता है और उसका नाम अरंडेड निवासी देवनारायण उर्फ काना शामिल है। और क्षमा करें, यह हरियाणा का नहीं बल्कि डुंगला थाना क्षेत्र में अरंडेड का निवासी है। और इस अभियुक्त देवनारायण उर्फ काना पुत्र खेमराज जनवा को गिरफ्तार करने के बाद
पुलिस इससे अग्रिम पूछताछ करने में जुटी हुई है। तो ये थे आज के समाचार। अब मुझे आज्ञा दें, लेकिन एक बात अवश्य, जो कि पहले भी हम कहते रहे कि इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य क्या करें, हमारे लिए नहीं बल्कि आपके अपने लिए हमारा ये छोटा सा आपसे अनुरोध है।